मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश, कहा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने वालों कर्मचारियों को करें कार्रवाई। बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने की पीसी, मूल भावना के अनुरूप की नीति और नियत बनाने की मांग। पहाड़ के अस्तित्व को लेकर उठाए कई सवाल। प्रारंभिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत। स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं की जा रही विकसित, कहा निजी स्कूलों में आरटीआई कर सख्ती से कराया जाएगा पालन। चमोली में कर्णप्रयाग सड़क मार्ग पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित, लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। पुलिस और एसडीआरएफ ने पेड़ को काटकर सड़क से हटाया। और रायवाला थाना क्षेत्र एक मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान किया बरामद। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धर्मार्थ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 63वां भव्य कोटिलिंग रुद्र महायज्ञ में शिरकत की है। कार्यक्रम में विधायक सहदेव पुंडीर भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं शंकरपुर सहसपुर, जहां मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे हैं। पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तोड़े। अर्थात पुत्र, सुंदर पत्नी और धन संपत्ति तो किसी के पास भी हो सकती है, परंतु संतों का समागम और हरि कथा, ये दोनों ही दुर्लभ हैं। और ये दोनों ही जिनका सौभाग्य होता है उन्हीं को प्राप्त होती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए मुझे आप सभी पूजनीय विद्वज्जनों का, हमारे विद्वान ब्राह्मणों का, आचार्यगणों का, सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है। भाइयों बहनों, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में यज्ञों का हमेशा ही एक विशिष्ट स्थान रहा है। और हमारे वेदों में यज्ञ को धर्म का मेरुदंड कहा गया है। ये देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, यानी कि उनको कहीं न कहीं जोड़ने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण सृष्टि को इस प्रकार के यज्ञों से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ये न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि समाज को भी धर्म के मार्ग पर, संस्कृति के मार्ग पर और नैतिक रूप से उनको समृद्ध बनाते हैं, उनका आत्मबल प्रदान करते हैं, उनको एक मजबूती प्रदान करते हैं, जिसके कारण से हम अपने अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। अपने कर्म पथ पर हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, हमको प्रेरणा प्राप्त होती है, हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। एक पाथेय हमको इस प्रकार के यज्ञों से मिलता है। ये भव्य कोटि महायज्ञ का आयोजन हमारी सनातन परंपराओं की दिव्यता और भव्यता का एक जीवंत प्रमाण है। और इस महान अनुष्ठान के अंतर्गत 1 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना की गई है, जिसके बारे में आचार्य श्री ने अभी बताया, जो अपने आप में अलौकिक है और ये ऐतिहासिक दृश्य है, जिसमें हम सबको सम्मिलित और जिसका साक्षी होने का अवसर भगवान महादेव की कृपा से हमको मिल रहा है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस महायज्ञ में 151 विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक ऋचाओं के सामूहिक उच्चारण के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा, जिससे न केवल इस क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण प्रदेश में और देश में आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और जैसा आचार्य श्री कह रहे थे, निश्चित रूप से सनातन की जो ध्वजा है, जो सनातन की धर्म ध्वजा है, उस धर्म ध्वजा को और ऊपर स्थान ले जाने में ये हमारा महायज्ञ जो है बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।
भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस महान यज्ञ में अपनी श्रद्धा और आस्था की आहुति अर्पित करके सर्वे भवन्तु सुखिनः के संकल्प के साथ राष्ट्र, समाज और सनातन संस्कृति के उत्थान में हम सबको महादेव की कृपा से इसमें सम्मिलित होने का, इसमें सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं पूज्य आचार्य श्री को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस दिव्य महायज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आपके भी हो रहे हैं और महादेव के भी हो रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर आज लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी जो पुरातन संस्कृति है, जो हमारे दर्शन है, उन सभी से आज परिचित हो रही है। उसके कई सारे प्रमुख उदाहरण हैं। आज देश के अंदर हम देखें, काशी विश्वनाथ में भगवान देहरादून के प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती अपनी तैनाती के बाद से प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती ने बताया कि शहरी क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। निजी स्कूलों में आरटीई का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिले के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से सभी स्कूलों में फर्नीचर की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि सभी स्कूलों में पुराने ब्लैक बोर्ड को हटाकर उनकी जगह व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। बिजली और शौचालय, स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की जा रही है। विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल में डिजिटल स्क्रीन अनिवार्य की जा रही है। वर्चुअल क्लास के हिसाब से भी कक्षाओं को तैयार किया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर उनका फोकस है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे सभी विद्यालयों में मानक जो आरटी मानक हैं उसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। तो पहली प्राथमिकता ये है। फिर दूसरा, हमारी जो है अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाए, सारे शिक्षकों को। तो उसके लिए हम प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षकों की बैठक आयोजित कर रहे हैं और उन्हें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको स्कूल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए इंश्योर कराया जा रहा है। हर स्कूल में निपुण भारत का सपना जो बनाया हमने, हर विद्यालय में इसको इंश्योर करने कि हर बच्चा हमारा निपुण बने और पूरी कार्य योजना हमने इसकी बना दी है सर। और नेक्स्ट सेशन में मुझे लग रहा है कि हमारे जनपद के अधिकांश स्कूल निपुण बन गए। मसूरी सीजेएम विवर्ली में कक्षा 9 में अध्ययनरत गौरी ने छोटी सी उम्र में अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक टेल्स ऑफ रेजिलियंस प्रकाशित की है, जिसमें 50 कविताएं हैं। उनकी इस उपलब्धि की उनके विद्यालय सहित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सराहना की जा रही है। वहीं वह शीघ्र ही एक और कविताओं की पुस्तक प्रकाशित करने की तैयारी कर रही है। बाल लेखिका गौरी ने कहा कि उनकी बचपन से इच्छा रही है कि वह कुछ अलग करे। प्रकृति के बीच रहने पर उन्होंने नेचर को कविताओं के लिए चुना। हालांकि इस पुस्तक में अन्य कविताएं भी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 12 साल की उम्र से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उन्हें प्रकृति से प्रेरणा मिली और किसी की गाइडेंस नहीं थी, लेकिन जब पुस्तक प्रकाशन का सोचा तो स्कूल और मित्रों की तरफ से गाइड किया गया। मेरी कविताओं का आधार मुख्यतः जीवन का अनुभव है जिन्हें कविताओं में लिखा गया है। इस मौके पर उनकी माता सुमन लता ने कहा कि गौरी को पुस्तकों से बड़ा लगाव रहा है, पढ़ाई में अधिक रुचि है। हमारे परिवार में किसी ने इस ओर सोचा भी नहीं, लेकिन जब देखा कि कविता लिख रही है, उन्होंने बताया कि ये ईश्वर की देन है। गौरी ने पढ़ाई, कविता लेखन, खेल और मोबाइल के बीच तालमेल बना रखा है। अभी मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। ये 15 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। यूजुअली मेरी सारी इंस्पिरेशंस नेचर से जुड़ी हुई होती हैं, तो बस ऐसे ही मैंने लिखना शुरू किया। मतलब ऐसे कोई गाइडेंस नहीं थी, बट जब मैं बुक पब्लिश करने का सोचा तब मुझे स्कूल की तरफ से और अपने फ्रेंड्स की तरफ से गाइडेंस मिली थी। प्रोजेक्ट बहुत सारी वेरियस थीम्स में, लेकिन जो बेसिकली जिस थीम पे मैं फोकस करती हूँ वो है लाइफ के एक्सपीरियंसेस और उन्हें एक पोएट्री में कन्वर्ट करना ताकि उनको एक मीनिंग मिल जाए।
बस यही है कि अपनी पोइट्री के साथ इसको और एक बड़ी हाइट पे लेके जाना है और अभी लिखते रहना है और अभी लिखते रहना है। स्कूल में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जब मेरी बुक रिलीज हो गई थी। सब एकदम बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने एक बुक लिखी है। तो अपनी हॉबी है तो ये किताबों से इससे बहुत लगाव है। जैसे अब रामचरितमानस हो गई, रामायण हो गई, मतलब बुक्स का इसको बहुत ज्यादा शौक है। तो ये जितना समय अपना व्यतीत करती है वो बुक्स में ही करती है। और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट इसका बहुत है, मतलब खेलना कूदना भी थोड़ा बहुत है पर ज्यादातर टाइम ही अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करती है। 50 डेज पे, क्योंकि हमारे परिवार में तो किसी ने आज तक ऐसा पोएम्स कविता ऐसे लिए, हमने तो दूसरे की कविताएं पढ़ी हमेशा। पर ये मुझे लगता है जहाँ तक कि इसके अंदर गॉड गिफ्टेड ये चीज, हर बच्चे के अंदर अपनी अपनी एक ख्वाहिश अपनी हॉबी होती है। तो इसको जो वो हुई है तो अपने आप ही एक इच्छा होती है अंदर से करने की कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि कोई देखा देखी नहीं कर सकता, इसमें भाव प्रकट होने बहुत जरूरी है। Why not do? तो वहीं मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी की बैठक, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पे सीएम धामी की उच्च स्तरीय बैठक। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, अपने दायित्वों का निर्वहन न करने वाले कर्मचारियों को करे चिन्हित, कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए नियमानुसार करे कार्रवाई, सरकारी भूमि और लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर करे कड़ी कार्रवाई, विभिन्न अपराधों में लिप्त फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए विशेष अभियान, त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने और बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए अभियान, मिलावटखोरों और बिजली चोरी करने वालों पर करे सख्त कार्रवाई, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए लगातार चलाए अभियान, राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित करे चेकिंग, नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर करे कठोर कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी के डीजीपी को निर्देश, यातायात प्रबंधन की दिशा में करे विशेष प्रयास, ट्रैफिक जाम से लोगों को न हो अनावश्यक परेशानी, पुलिस रात्रिकालीन को बढ़ाए गश्त। तो वहीं चमोली में कर्णप्रयाग सड़क मार्ग पर एक पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने के बाद कर्णप्रयाग पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने उपकरणों की सहायता से पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सड़क से हटाया और यातायात को पूर्ण रूप से सुचारू किया। वहीं पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पवार ने सभी थाना प्रभारियों को लगातार हो रही बारिश के चलते अपने अपने थाना क्षेत्र में सतर्कता बरतने और आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चमोली पुलिस ने लोगों से अत्यावश्यक होने पर ही सफर करने और आपात स्थिति में पुलिस सहायता नंबर पर कॉल करने की अपील की है। बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने उत्तराखंड की मूल भावना के अनुरूप राज्य में नीति और नियत बनाने की मांग की है। इसके अलावा उत्तराखंड के लोगों के अधिकारों पर हो रहे कुठाराघात पर भी रोक लगाने की मांग को दोहराया है। बता दें कि बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला आज ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लखपत बुटोला ने कहा कि वे सदन में हुए विवाद को लेकर किसी मंत्री के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे राज्य के हित को लेकर अपनी बात पत्रकारों के सामने रखने आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अपनी बोली भाषा में बोलने की आजादी उन्हें नहीं मिल रही है। राज्य में पहाड़ का अस्तित्व सरकार नेताओं पर लगा दिया है, इसलिए प्रत्येक उत्तराखंडी नागरिक को आवाज उठाने की जरूरत पड़ रही है। कहा है कि मैं किसी मंत्री को लेकर प्रेस वार्ता नहीं कर रहा हूं, मैं वार्ता कर रहा हूं सबसे बड़ी चीज है उत्तराखंडियत को लेके, जो यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के कोदा, जंगुरा, मंडवा, भीमल, तीमल, श्रीमल, यहाँ की गाड़ गदेरी की जो बात होनी चाहिए, जो पहाड़ी राज्य जो दूर अंचल से बैठे हुए हैं उसके विरुद्ध हमारी उत्तराखंडियत की जो स्वाभिमान खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमारा आजाद गीत नहीं गाया जा रहा है, हमें पहाड़ी में बोलने की आजादी नहीं दी जा रही, हमें जौनसारी में बोलने की आदत नहीं दी जा रही, हमको कुमाऊनी में बोलने की जो आजादी नहीं है उस राज्य में। जब हमारा अस्तित्व इस खतरे में है, हम पहाड़ियत का अस्तित्व जब दांव पे लगा हो, तो उस स्थिति के लिए और विशेषकर हमारी गैरत को ललकार के जिस तरह से गाली देने का काम किया जा रहा है, मैं उसको लेकर के पीड़ित हूं, आम जनमानस पीड़ित है। और मेरे साथियों ने इसको लेकर निश्चित रूप से उसको लेकर के एक वेदना, जो पीड़ा, जो दर्द उत्तराखंडियत का, उसको जागृत कर करके ये बात करने का आप मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को कहने का काम किया है। नहीं तो मैंने आपसे कहा कि इस दर्द को लेकर कांग्रेस के तमाम साथियों ने
तमाम साथियों ने प्रतिकार किया था, जो बातें कही गई थी वो प्रतिकार करने का काम किया। लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि चमोली, पौड़ी और टिहरी लोकसभा से 28 में से 25 विधायक भाजपा के हैं, उन्होंने उस गाली का प्रतिकार क्यों नहीं किया, क्यों मौन स्वीकृति दी? ये जनता को पूछना पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों का स्वाभिमान जगा है, लोगों की नैतिकता जगी। जिस तरह से राज्य आंदोलन के लिए लोग खड़े हुए थे, स्वस्फूर्त आए थे, उसी तरह से आज लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, अपनी नैतिकता को बचाने के लिए। राजधानी देहरादून के रायवाला थाना क्षेत्र एक मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में उसे पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर में चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और सीसीटीवी की फुटेजों को खंगाला, जिसमें एक संदिग्ध पुलिस को दिखाई दिया। किसी तरह पुलिस ने संदिग्ध की पहचान की और पहचान करने के बाद फिर उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान अर्जुन सिंह निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से मंदिर से चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ है। उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुके आईपीएस जन्मजय खंडूरी की फेसबुक पर फिर से फर्जी आईडी बनाई गई है। फर्जी आईडी के जरिए हरिद्वार के एक बिजनेसमैन से ठगी की वारदात भी हो चुकी है। मामला संज्ञान में आने के बाद आईपीएस जन्मजय खंडूरी ने लोगों को फर्जी आईडी से आगाह किया है। साथ ही उनको फर्जी आईडी से आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए कहा है। जिन लोगों ने फर्जी आईडी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, उनसे फर्जी आईडी को अनफ्रेंड करने का निवेदन भी आईपीएस जन्मजय खंडूरी ने किया है। उन्होंने इस संबंध में अपनी ऑफिशियल फेसबुक आईडी पर लोगों को जानकारी देकर जागरूक भी किया। आईपीएस जन्मजय खंडूरी ने साधना प्लस के संवाददाता दीपक नारंग से खास बातचीत की और बताया कि साल 2024 में भी उनके नाम की फर्जी फेसबुक आईडी किसी अज्ञात ने बनाई थी। इस साल फिर से उनके नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। उन्होंने लोगों को कहा कि उनके नाम से यदि कोई भी चैटिंग कर ऑनलाइन रकम मांगने का काम करता है तो वह सतर्क हो जाए और पुलिस को इसकी जानकारी दें। साथ ही उन्होंने अपनी ओर से मामले में पुलिस को जानकारी देकर एक्शन लेने के लिए कहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में निर्माणाधीन साइंस सिटी परियोजना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून विज्ञान धाम यूकास्ट झाझरा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्रा और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। चंपावत में अपना योगदान दे रहे हैं और हमारा तो ये है कि भाई आदर्श चंपावत हम लोगों ने इसकी थीम क्यों रखी थी। ये इसलिए नहीं कि एक जनपद है, मैं उस विधानसभा का विधायक हूं। आदर्श चंपावत का जो थीम है हमारा, वो पूरे उत्तराखंड की थीम है। और चंपावत एक ऐसा जनपद है जहां पर जब वो शुरू होता है, उधम सिंह नगर जनपद जब समाप्त होता है, उसके बाद वहां पर सबसे पहले आता है बनबसा। बनबसा के बाद आता है टनकपुर। बनबसा और टनकपुर ये बिल्कुल तराई का क्षेत्र है, जहां जैसे उधम सिंह नगर में और हमारे हरिद्वार में या तराई के मतलब मैदानी जनपद जैसे होते हैं, उस प्रकार का है। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो बस्तिया शुरू हो जाएगा, फिर चलती आ जाएगा, अमोड़ी आएगा, फिर चंपावत आएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर को जाते रहेंगे तो वैसे वैसे हमको जो है कम पहाड़, ज्यादा पहाड़, मौसम थोड़ा ठंडा, फिर ज्यादा ठंडा और फिर एकदम से पहाड़, यानी कि एक ही जनपद में हमारे उत्तराखंड में जितने प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जितने प्रकार का हमारा मौसम है या जो मैं कहूं कि क्लाइमेट है, उस सब प्रकार का एक जनपद में मिलता है। इसलिए ये जनपद हमारा जो आदर्श बनेगा, यहीं से हमारा पूरा उत्तराखंड आदर्श की ओर बढ़ेगा। तो आप इसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे वहां के काम है वो पूरे हों और उसको हम अन्य जनपदों में भी आगे बढ़ाएं। और जो चिलकारा टनल का रेस्क्यू था, वो
सभी लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं कि भाई वो किस प्रकार से हुआ, कैसा रहा। और चूंकि मैं तो लगातार 17 दिनों तक वहां पर बने ही रहा, सबको देखा है, तो आज जहां भी इस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, अभी तेलंगाना में भी ऐसी चुनौती का सामना हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई वहां भी हमारा ज्ञान विज्ञान और भगवान की कृपा से जो है वो भी जो हमारे मजदूर भाई वहां फंसे हुए हैं वो भी जल्दी से जल्दी निकले। लेकिन हमारे यहाँ का बड़ा अद्भुत था, बाबा भौकनाथ की बड़ी कृपा थी। और आज विश्व के लोग जानना चाहते हैं, अभी वो भी आए थे, अर्नोल्ड भी आए थे। जी वो भी आए थे। तो आज दुनिया में इस बात की चर्चा है और निश्चित रूप से इसकी जानकारी सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि वो कैसे एक सामूहिक रूप से सबका मतलब एक अफेक्ट्स था कि जिसके कारण से जो है हम इतना कठिन चुनौतीपूर्ण जो रेस्क्यू था उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक जो है संपन्न कर पाए। बहुत अच्छा आप सब लोगों का वहां पर जो विज्ञान का हमारा केंद्र चल रहा है, मैं तो स्वयं वहां जाकर देखा है। हमारे बच्चे जो है हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और विशेषकर विज्ञान और इसके क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रयास उनके द्वारा हो रहे हैं, बहुत अच्छे मॉडल बना रहे हैं। मेरी सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। तो वही उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों से लेकर मैदान तक देखने को मिल रही है बर्फबारी और बारिश बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल में भारी बर्फबारी, लगातार बारिश से 12.3 डिग्री लुढ़का पारा, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। रुद्रप्रयाग सहित निचले क्षेत्रों में कल से लगातार हो रही बारिश बर्फबारी। फरवरी के अंत में हुई बारिश बर्फबारी से गर्मियों में मिलेगा लाभ। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत अन्य जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी। 1 मार्च के बाद प्रदेश भर में मौसम खुलने के आसार। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता दिखा है। पहाड़ से मैदान तक बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है। बारिश और बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ है। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल में भारी बर्फबारी हुई है। लगातार बारिश से 12.3 डिग्री लुढ़का पारा, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। रुद्रप्रयाग सहित निचले क्षेत्रों में कल से लगातार हो रही बारिश बर्फबारी। फरवरी के अंत में हुई बारिश बर्फबारी से गर्मियों में मिलेगा लाभ। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत अन्य जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी। 1 मार्च के बाद प्रदेश भर में मौसम खुलने के आसार। पूरे उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश जो है मिलने की संभावना है। ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। जहां तक फिर भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं, तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है, तो उनमें जो 3200 मीटर से ऊपर के जो एरियाज हैं, 3500 मीटर के आसपास के एरियाज या उससे अधिक के, तो आप वहां पर देखेंगे कि वेरी हैवी स्नोफॉल जो है 3500 मीटर से ऊपर जो है वो मिलेगी कुछ जगहों में। और साथ में जो हैवी स्नोफॉल है वो मैं कहूंगा कि 3200 मीटर या उसके आसपास तक के जो क्षेत्र है इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पर कहीं ना कहीं जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र या उसके आसपास तक के भी जो क्षेत्र है, तो वहां पर आवागमन में दिक्कत होगी। जो रोड हैं वो बाधित होंगी बर्फबारी की वजह से। तो इसीलिए जो है एडवाइज किया गया कि उसमें जो स्नो क्लियरेंस मशीनरी है उसको लगा लिया जाए, जिससे कि जो रास्ते है शीघ्र अतिशीघ्र वो फिर खोले जा सके। तो इस तरह की 2 एक्टिविटी ये 2 दिन रहने वाली। साथ में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज है जो हमारे प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट या उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखेगी। 1 तारीख जब मार्च में आप जाएंगे तो मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। छुटपुट एक्टिविटी हिल्स में रह सकती है एकाध दुक्का जगहों में, बाकी ऐसे मौसम फिर जो है 1 तारीख आफ्टरनून से विशेषकर वो साफ होना शुरू हो जाएगा। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। पहाड़ से मैदान तक देखने को मिल रही है बारिश और बर्फबारी। बारिश बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल में भारी बर्फबारी। लगातार बारिश से 12.3 डिग्री लुढ़का पारा, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। रुद्रप्रयाग सहित निचले क्षेत्रों में कल से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी। फरवरी के अंत में हुई बारिश बर्फबारी से गर्मियों में मिलेगा लाभ। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ
भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत अन्य जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी। 1 मार्च के बाद प्रदेश भर में मौसम खुलने के आसार। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। लगातार जिस तरह से मौसम विभाग अपने अनुमान लगा रहा है वो एकदम सटीक साबित होते दिख रहे हैं। अब बारिश के बाद में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।